Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, आप लोग टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में अगेन टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा हमेशा रहती है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज भी हमारा टारगेट 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। तो यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। डिटेल से यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक डिजीज़ के बारे में, एक बीमारी के बारे में, या फिर आप कह सकते हो एक डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा अल्जीमर के बारे में। तो ये जो अल्जीमर डिजीज़ या फिर अल्जीमर डिसऑर्डर है, ये क्या है, इस वाले आर्टिकल में हम लोग समझेंगे। देखो हुआ क्या है, इस बीमारी से संबंधित एक दवाई, एक ड्रग को बनाया गया है जिसका नाम है क्रेनिजुमाब। अब उस दवाई का मेजर फोकस ये है कि हम लोग इस डिसऑर्डर को ठीक कर सकें, इसको रोक सकें या फिर इसको स्लो डाउन कर सकें। तो इसी वजह से ये अल्जीमर डिजीज़ वापस से चर्चा में आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये अल्जीमर डिजीज़ होता क्या है। देखो ये जो अल्जीमर है ये बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है। आपके दिमाग में होने वाला एक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, दिमाग से संबंधित एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। होता क्या है, यहाँ पे मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। चीज़ों को इंसान भूलना चालू कर देता है जब वो अल्जीमर डिजीज़ से अफेक्ट होगा। तो उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, यानी कि सोचने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर इसको हम लोग दुनिया भर में जानते हैं एक कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया के नाम से। तो डिमेंशिया भी यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इंसान की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, चीज़ों को याद रखना वो कम कर देता है। उसके बाद उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इवन सिचुएशन इतनी हार्डर हो जाती है कि वो व्यक्ति सिंपल से सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये होता है अल्जीमर डिजीज़, जिससे कि ब्रेन काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। इस डिजीज़ को डिस्कवर किया गया था डॉक्टर एलियोस अल्जीमर के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर डिटेल से इस डिजीज़ के बारे में बताया था। अब ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं, देखो पता ये चलता है ये डिजीज़ इसलिए पैदा होती है क्योंकि ब्रेन में एक एबनॉर्मल प्रोटीन है, ध्यान रखना एबनॉर्मल प्रोटीन, जिसको हम लोग बीटा एमिलॉइड के नाम से जानते हैं। ये बीटा एमिलॉइड एक जगह पर जमा हो जाता है ब्रेन के अंदर में, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं अमीलॉइड की, तो ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे प्लेक्स जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोग को दिख रहा है किसी पर्सन का, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए दिखाया गया है। अगर आप लोग ये वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन देख पा रहे होंगे, इसको मैं पूरी तरह से ड्रॉ कर दूँ तो इतना बड़ा अगर किसी का ब्रेन होगा तो वो बेसिकली एक हेल्दी ब्रेन है, ठीक है, वो एक स्वस्थ दिमाग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो निचला साइज़ आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा साइज़ ये देखने को मिल रहा होगा, ये श्रंकन ब्रेन है। ब्रेन का साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ये अल्जीमर से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है ना। तो अल्जीमर में क्या होता है, ब्रेन श्रंक भी हो जाता है, यानी कि आप देख पाओगे पूरी तरह से ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ वगैरह कम हो जाती हैं। कारण ये प्लेक हो गया है, इस प्रकार से स्ट्रेन्स यहाँ पर डेवलप हो गए। प्लस ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स जो कि क्या करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, अब वो न्यूरॉन्स ही काम करने बंद कर जाएंगे। ये तो एक हेल्दी न्यूरॉन है, ये आप देख पाओगे। अल्जीमर वाले केस में कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पर इस प्रकार से डैमेज हो जाता है। तो अगर न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैसेजेस का ट्रांसमिशन है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, जो बीटा अमीलॉइड है, ये प्रोटीन जो है ये इकट्ठा हो जाता है, ये प्लेक बना देता है। प्लेक मैंने आपको दिखाया, येलो कलर के जो स्ट्रेन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और उसी की वजह से ब्रेन के अंदर सूजन भी आ जाती है। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सही से हो नहीं पाता। और फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि इंसान सही से चीज़ों को याद नहीं रख पाता, मेमोरी के अंदर लॉस देखने को मिलता है, इवन सिंपल से सिंपल टास्क भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अल्जीमर डिजीज़ के बारे में जानना था, इसी वजह से थंबनेल भी लगाया और मैंने आपको डिटेल से यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021। साल 2021 के अंदर कितने लोगों को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं।
मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इंटर डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेफ्यूजीज़ क्या है। काफ़ी अच्छा टॉपिक ये देखने को मिल जाता है, खासकर मेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन जाए। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके करंट अफेयर के लिए। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो क्या मेंशन करती है, डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर 3 और 2 दोनों से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इशू क्या है कि देखो ये जो रिपोर्ट है साल 2022 में आई है, लेकिन यहाँ पर जो साल 2022 की रिपोर्ट है ये डेटा कौन सा देती है, पिछले साल का, साल 2021 का डेटा लेकर आती है। तो 2022 का एनुअल ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है UNHCR के थ्रू, दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर यह दिन भी अभी रिसेंटली चर्चा में था, जो 20 जून होता है, 20 जून को डेजिग्नेट किया गया है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो 20 जून को हम लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की तरह यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है इस दिन को यहाँ पर एक डेजिग्नेशन दे चुका है। अब की बार जो साल 2022 में जो 20 जून की तारीख निकली है, इस दिन भी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब की बार का थीम क्या था, ये तो डायरेक्टली आपको वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली थीम पूछ लिए जाते हैं कि इस दिन का थीम क्या है, इसका विषय क्या है। तो साल 2022 का जो थीम है वो है हुएवर व्हाटएवर व्हेनेवर एवरीवन हैज़ गॉट अ राइट टू सीक सेफ्टी, यानी कि कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के पास में हक है कि वो यहाँ पर एक सेफ्टी की मांग कर सकें। ये इसका अब की बार का एक थीम देखने को मिलेगा। नाउ अब इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले ये जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से रेफ्यूजीज़ मतलब एक देश से लोगों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया तो वो दूसरे देश में जाके शरण ले रहे हैं, ठीक है। फिर कौन कौन से लोग यहाँ पे शरण ले रहे हैं, ये तो रेफ्यूजीज़ वो होते हैं एक देश से निकाल कर दूसरे देश में यहाँ पर गए। और इंटरनली डिस्प्लेस क्या है, मतलब एक कंट्री के अंदर ही अंदर यहाँ पर कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक कंट्री के अंदर लोगों को एक जगह से फोर्सफुली हटा दिया गया, उनके घरों से हटा दिया गया और फिर वो दूसरी जगह पर जाकर परेशान हो रहे हैं। तो मतलब वो हो गया इंटरनली डिस्प्लेस्ड, यानी कि इंटरनली मतलब एक देश के अंदर जब ये सिचुएशन होती है। रेफ्यूजीज़ यानी एक देश से दूसरे देश में यहाँ पर जब लोगों को भगा दिया जाता है फोर्सफुली, तो वो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ कहलाते हैं। तो इस रिपोर्ट ने यहाँ पर रेफ्यूजी और इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को लेकर एक डेटा तैयार किया है कि कितने कितने लोगों ने सफ़र किया है कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर में। अब जो ये रिपोर्ट है हर साल एक बार पब्लिश होती है, ध्यान रख सकते हो। बाकी अब आप कहोगे कि ये सारा डेटा इस रिपोर्ट के अंदर आया कैसे, तो जितना भी डेटा आता है वो सब यहाँ पर सरकार के थ्रू प्लस जो NGOs होते हैं उनके थ्रू लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब इस रिपोर्ट की अब की बार की हाईलाइट्स क्या हैं, इसको समझते हैं। इस रिपोर्ट ने बोला कि पूरे दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनके घर से भगा दिया गया है, उनको घर से निकाल दिया गया है। ये डेटा पिछले साल का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्ट जैसे कि 2022 की रिपोर्ट है तो ये पिछले साल का डेटा बताती है। तो यहाँ पर लोगों को फोर्सफुली घर से निकाल दिया गया। कारण क्या थे, कारण ये था उस देश में कोई ना कोई वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है, क्लाइमेट क्राइसिस है, या रशिया यूक्रेन का वॉर देखने को मिला, एमरजेंसीज देखने को मिल गई अफ्रीका के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। तो ये कुछ हालात हैं जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को ज़बरदस्ती उनके घर से हटा दिया गया, फोर्सफुली उनको डिस्प्लेस किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दुनिया के लेवल पर देखने को मिल जाएगी, ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद अब आगे बताया गया कि इनमें से 23.7 मिलियन तो कुछ ऐसे नए इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी 23.7 मिलियन कुछ नए केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिनको देश के अंदर ही अंदर उनके घर से निकाल दिया गया। कारण कोई डिजास्टर आ गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देश के अंदर विवाद चल रहा है। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखोगे, एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, ये सारे कुछ ऐसे देश हैं कंट्री के अंदर खुद वॉर चल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे इससे आम लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बाकी अब यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है। अगर हम लोग डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साल 2021 में डिज़ास्टर की वजह से सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है चाइना के अंदर में, लगभग 6 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया था। दूसरा फिलीपींस और तीसरा इंडिया का भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 4.9 मिलियन लोगों को साल 2021 में डिस्प्लेस किया गया है। फिर इस रिपोर्ट ने मेंशन किया कि ज़्यादातर लोग जो कंट्री के अंदर डिस्प्लेस करे गए थे, इंटरनली डिस्प्लेस करे गए थे, वो सब अपने घर वापस से लौटे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी एक डिस्प्लेस्ड कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं।
और ये जो नंबर है लोगों का, ये हर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो है इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या बोलती है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला साल 2021 के अंदर लगभग 5 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको इंटरनली डिस्प्लेस किया गया है। कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर उनको पहुंचाया गया। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर्स की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर कुछ भी समझ सकते हो, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँचाया गया। ठीक है ना, तो ये कुछ यहाँ पर कारण बताए गए हैं। क्वेश्चन ये है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैं आपको सिंपल सा बता चुका हूँ। यानी कि मान लो एक ही देश है, उस देश के अंदर में जो लोग हैं उनको यहाँ पे ज़बरदस्ती उनके घर से हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के अंदर उनको उनके घर से हटा दिया गया, दूसरी जगह पर पहुँचा दिया गया। वो होता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब देश के अंदर। दूसरा होता है रेफ्यूजीज़, वो मैंने आपको बता दिए। रेफ्यूजी के अंदर आप लोग देखते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर भगा दिया जाता है या फिर उसको देश से निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये रेफ्यूजी का क्राइसिस म्यांमार में देखने को मिलता है। ठीक है, म्यांमार में देखने को मिला और भी बहुत सारी जगह पर ये रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन 1951 का, ये रेफ्यूजी कन्वेंशन है। ये बोलता है रेफ्यूजी बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जिसको फोर्सफुली उसके कंट्री से निकाल दिया गया। ये मैंने आपको बता दिया है। बट रेफ्यूजी के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर मेंशन्ड है कि हाँ कौन है रेफ्यूजी, लेकिन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मान लो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचाया गया। जब दूसरी जगह पर ये लोग गए तो वहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं। जैसे फिजिकली इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, सेक्सुअल अटैक हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनके जो भी मेंबर्स हैं, एक साथ सारी फैमिली मेंबर्स को अलग किया गया तो फैमिली मेंबर्स अलग अलग बिछड़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये लोग फेस करते हैं जब इनको कंट्री के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस किया जाता है। तो प्लस इनके सर पे छत नहीं हो पाती। ठीक है, फूड और हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती है, अपनी प्रॉपर्टी खो चुके होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों के भीतर। क्लियर हो गया। बाकी अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज यह है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स, जो भी डेटा तैयार किया गया है, इसमें यहाँ पर कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। मतलब स्टैटिक्स के टर्म्स में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी चीज़ें अच्छे से डिफाइन नहीं है। मतलब अगर मान लो देश के अंदर कोई वायलेंस हो रहा है, देश के अंदर कोई वॉर चला, उसकी वजह से लोगों को हटाया जाए तो समझना है। जैसे यूक्रेन के अंदर हुआ कि हाँ इंटरनली डिस्प्लेस करेगा, प्लस एक कंट्री से उठाकर दूसरे कंट्री में लोगों को भेजा गया इस वॉर की वजह से, वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी कंट्री के अंदर इस प्रकार से लोगों को हटाया गया है, इसको लेकर ज़्यादा मजबूत डेटा हमारे पास नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब कहने का यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी भारी भरकम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसको लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग डेटा हमारे पास नहीं है। यही इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज है। प्लस ये चीज़ें अभी क्लियर भी नहीं है कि कैसे ये जो क्लाइमेट चेंज है वो लोगों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, लोगों को कैसे हटा सकता है एक जगह से, इस चीज़ को लेकर भी प्रॉपर क्लैरिटी अभी नहीं है इस डेटा के अंदर। ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई। आई होप आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली कौन सी बॉडी है, वो है UNHCR। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ के लिए ये वर्क करते हैं। तो ये जो UNHCR है इसको बनाया गया था 1950 के अंदर, 1950 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया, ताकि यूरोप के अंदर जो कई सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनका घर वगैरह खो गया था, मतलब घर वगैरह वो लोग खो चुके थे अपना, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जा रहा था, तो उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया। 1954 के अंदर जो ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ है, इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक तो 1954 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उसके बाद इसने और भी बहुत सारे देशों में, अगर हम लोग बात करें एशिया के अंदर, रेफ्यूजी क्राइसिस भारी भरकम आया, लोगों को जड़ों से निकाल कर फेंक दिया गया, एक देश से दूसरे देश में यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती भेजा गया। तो उन लोगों को भी यहाँ पर बचाने का काम किया इस UNHCR ने, क्योंकि UNHCR इन रेफ्यूजीज़ के राइट्स के बारे में चर्चा करता है।
और 1981 में क्या हुआ, फिर से इस बॉडी को एक सेकंड नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है, क्योंकि दुनिया भर में ये रेफ्यूजीज़ की मदद करता हुआ नज़र आता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल से शब्दों में ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में ही आप लोगों को ये हेल्प कर सकता है। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है पिछले कुछ दिन में निपुण के बारे में। तो ये निपुण क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निर्माण वर्कर्स नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव उठाया गया है और पूरे कंट्री के लेवल पर इनिशिएटिव चलाया गया है, जहाँ पे इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, इनकी स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये कंट्री के प्रति और ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो ये फोकस है यहाँ पर निपुण प्रोग्राम का, ठीक है ना। तो आप देख पाओगे श्री हरदीप एस पुरी साहब लॉन्चेस नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग निर्माण वर्कर्स। पीआईबी का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट पर ये भी आपको देखने को मिल जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, निपुण प्रोग्राम के तहत इनको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है ना। इस आर्टिकल को जैसे मैंने आपको बताया जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से ही रिलेट कर सकते हो। इशू क्या है, इशू मैंने आपको बता दिया, एक इनोवेटिव, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे जिसको हम लोग निपुण बोल रहे हैं, अब उन वर्कर्स को यहाँ पर एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। निपुण जो है क्या करेगा, हमारे लिए एक फ्यूचर लेबर फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कुछ इनोवेटिव डेवलपमेंट होने वाला है, जो वर्कर्स होंगे हाई स्किल्ड वर्कर्स काम करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, और हमारा फोकस ये है कि आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग 45 मिलियन और भी बहुत सारे क्वालिफाइड वर्कर्स को इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हम लोग ऐड कर सकें। और वो ऐड कैसे कर पाएंगे, वो इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बाद ऐड किया जाएगा। फोकस हमारा और क्या क्या है इसको देखते हैं। तो निपुण प्रोजेक्ट क्या है समझ गए, एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फोकस क्या है कि लगभग 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लोग ट्रेन करें, उनको फ्रेश स्किल्स दें, उनकी स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करें इसी निपुण प्रोग्राम के तहत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। ये जो प्रोजेक्ट निपुण है ये एक इनिशिएटिव है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आप कह सकते हो कौन से प्रोग्राम के अंडर में रन कर रहा है, तो उस प्रोग्राम का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके अंडर में ये वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस इस प्रोग्राम को कौन लागू कर रहा है, तो लागू करने वाली बॉडी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऐसे छोटे छोटे वनडे क्वेश्चन यहाँ पर वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि ये भी एक मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाए, प्लस यहाँ पर कुछ स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए इन वर्कर्स को। अब क्वेश्चन ये है कि इस निपुण प्रोजेक्ट को या फिर इस इनिशिएटिव को हम लोग कैसे लागू करने वाले हैं, कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला पार्ट क्या है, ट्रेनिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ पे क्या होगा कि देखो साइट के ऊपर जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लगभग 80,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लोग यहाँ पर ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। आरपीएल सर्टिफिकेशन के अंडर में, यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन के अंडर में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल। मतलब एक डिपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, तो ये भी यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाएगा। पहले वाले में 80,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दूसरे में लगभग 14,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तीसरा यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट थ्रू इंडस्ट्रीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 3 तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरे तरीके में क्या होने वाला है, कुछ कोर्सेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें क्या होगा, हमारा फोकस ये रहने वाला है कि लगभग 12,000 जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ विदेश में रह रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें। और वो सब करवा पाएंगे एक कोर्सेज के थ्रू, और उनके लिए यहाँ पर कुछ सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह यहाँ पर लेकर आए जाएंगे। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर
टोटल कितने देश हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और उन देश के नाम भी लिखने हैं। अब इस निपुण प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? देखो फ़ायदा ये होगा कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। ये क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ पर एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी देगा, उनकी जो वेजेस है, जो मजदूरी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। प्लस यहाँ पे विदेश के अंदर भी उनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, इसको भी यहाँ पर एक एंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आगे के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाला है। बाकी स्किल एडवांसमेंट का भी एक अच्छा सा आइडिया देखने को मिलता है। जो निर्माण वर्कर्स हैं उन सबको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह इंक्रीज़ होंगी, उनको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़्यादा इनोवेटिव होगी तो हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता हुआ नज़र आएगा, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लस एक फ़ायदा और भी इसके अंदर मिलने वाला है कि जो भी ट्रेनीज़ होंगे यानी कि जो भी ट्रेनिंग लेंगे उन सबको कौशल बीमा ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी रखा जाएगा। मतलब 3 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा लगभग 2 लाख रुपए का। ये इंश्योरेंस वगैरह भी मिलेगा, कुछ कैशलेस ट्रांजैक्शन और इस प्रकार की यहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह इन लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये निपुण वर्कर्स के बारे में ध्यान रखना, निपुण इनिशिएटिव क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। अच्छा है, ये तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, कोविड के टाइम पे बहुत ही चर्चा में था। ये वापस से चर्चा में क्यों आ चुका है? चर्चा में इसलिए आ चुका है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दिया गया है कि असम यहाँ पर 36वां स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन चुका है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड के कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया है। मतलब बहुत लंबे समय से हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह थी जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो असम में भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। नाउ फाइनली असम के अंदर इसको लागू कर दिया गया है, इसी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है। अगेन इसको आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से ही रिलेट कर सकते हो। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इशू क्या है? इशू आपने समझ लिया, असम यहाँ पर 36वां स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी बन चुका है जिसने यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया है। क्वेश्चन ये है कि सर ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। चलो समझते हैं इसके बारे में। देखो ये जो स्कीम है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक एक्ट के अंडर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। ऑब्वियसली इस एक्ट के अंदर में हम लोग इस स्कीम को लेकर आए। इस सिस्टम का फोकस यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग इस एक्ट के अंडर में आते हैं, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, राशन लेते हैं, जो सरकार राशन प्रोवाइड करवा रही है वो राशन लेते हैं। खासकर जो माइग्रेंट बेनिफिशियरीज हैं, माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं? एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक जगह से दूसरी स्टेट के अंदर जाकर वो काम करें। एग्जाम्पल मान लो यूपी से कोई व्यक्ति गया महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जाके काम कर रहा है, वो माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है ना। तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, ये इन्हीं वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। अब आप कहोगे इनके लिए कैसे मददगार साबित हुआ, तो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको लागू करना हमने स्टार्ट कर दिया था अगस्त 2019 से, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जितने भी बेनिफिशियरीज का मतलब जिन लोगों को भी यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर किया गया है, जिनको यहाँ पे राशन मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे अच्छे से फ़ायदा उठा सकें अपने इस राशन कार्ड का। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मान लो एक वर्कर है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मान लो जैसे कि यूपी के अंदर कोई व्यक्ति है, जैसे आप यहाँ पर यूपी के अंदर हो, आप क्या कर रहे हो, आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, आपके पास राशन कार्ड है, वहाँ पे आपकी सारी फैमिली मेम्बर्स वगैरह वो सब कुछ लिखा हुआ है। उसी राशन कार्ड के तहत आपको राशन मिलता है, जो भी सरकार यहाँ पर सस्ते में जो गेहूँ चावल आप लोगों को देती है, घर तक आपके पहुँचता है, वो राशन के थ्रू पहुँचता है। उसके लिए राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक क्या था कि आप जिस स्टेट के अंदर हो, आपके लिए एक फिक्स्ड शॉप दे दी जाती थी कि भाई यहाँ पर आपके लिए ये फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ से आप लोग यहाँ पर राशन को परचेज कर पाओगे। मतलब एक फिक्स स्टेट के अंदर फिक्स जगह है जहाँ से आप लोग राशन परचेज कर पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी देखने को मिल रही थी कि मान लो एक व्यक्ति यूपी के अंदर है, इसको राशन के फ़ायदा सिर्फ यूपी के अंदर ही मिल सकता है क्योंकि इसका राशन कार्ड यूपी से ही बना हुआ है। अगर मान लो ये मुंबई के अंदर गया काम करने के लिए,
तो वहाँ पे राशन कार्ड, अपना वाला जो राशन कार्ड है, क्या इसका इस्तेमाल करके वहाँ से राशन ले सकता है? नहीं ले सकता, ठीक है ना। ये पहले का कॉन्सेप्ट था, पहले वो राशन नहीं ले सकता था। अब वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया गया, मतलब पूरा एक नेशन है और एक ही राशन कार्ड रहेगा, मतलब राशन कार्ड बदले भी नहीं है, सेम राशन कार्ड है। पहले क्या होता था, अगर दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ पे फिर से नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में जब नया राशन कार्ड मिलेगा तो अगेन आपको एक शॉप अलोकेट की जाएगी, वहाँ से आप लोग राशन वगैरह ले सकोगे। लेकिन अब आपके पास में जो राशन कार्ड है उसी से, मान लो आप यूपी से पहुँचे महाराष्ट्र, लेकिन आप उसी राशन कार्ड से ही वो राशन ले पाओगे, क्योंकि आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। प्लस आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अंगूठा वगैरह भी लगाते हो, आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा, है ना। तो ये नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे राशन कार्ड को बायोमेट्रिक और आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ में ऐड कर दिया गया है। तो पूरे देश में कहीं पर भी जाओगे तो आपका जो राशन कार्ड है उसकी मदद से आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेंगे और आपको ये राशन मिल जाएगा। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। जैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह पर कोई माइग्रेंट वर्कर काम करने गया था, उसको दिक्कतें हो रही थी, वो राशन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो उसी राशन कार्ड के बेसिस पर वहाँ से भी उस राशन को ले पाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो स्पेशली यहाँ पर इसको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लेकर आया गया था। ये क्या है इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हो, कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा राशन। क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब वन नेशन वन राशन कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस देखो, जो राइट टू फूड है लोगों के पास में, उसको यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिल चुकी है। क्योंकि पहले एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहा था तो उसको अप्लाई करना पड़ा था नए राशन कार्ड के लिए, बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। प्लस यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 1/3 पॉपुलेशन को डायरेक्टली फ़ायदा मिला है, क्योंकि 37% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो है माइग्रेंट लेबरर्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करने वाले लोग, तो डायरेक्टली इनको बेनिफिट मिला है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो जो लीकेजेस वगैरह हैं वो भी कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो, इससे इंश्योर किया जाएगा कि जो पर्सन है यहाँ पर उसको ही बेनिफिट मिले, कोई यहाँ पर फ्रॉड वगैरह ना हो, क्योंकि इसी के लिए यहाँ पर आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया, बायोमेट्रिक्स वगैरह लिंक कर दिए गए। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से काम चलेगा, आधार कार्ड को दिखाकर आपको राशन मिल जाएगा, तो ऐसे फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर इसमें आधार कार्ड भी लिंक कर दिया गया, सॉरी आपका राशन कार्ड दिखा के तो आपको राशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आधार कार्ड से लिंक है, बायोमेट्रिक से लिंक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इससे करप्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारे फ़ायदे आपको वन नेशन वन राशन कार्ड में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है। ध्यान रखना, फिर से मैं बात बोलूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्लस बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है, आपका अंगूठा भी लगाया जाता है। प्लस इसके अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, करप्शन कम हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन दिक्कत यह है भाई, जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं है वो क्या करे, क्योंकि अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड होगा नहीं तो उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, वो खाना मिलेगा नहीं, वो अनाज मिलेगा नहीं जो सरकार दे रही है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर देखने को मिल जाता है। बाकी बहुत सारे लोग अभी तक कवर कर लिए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल चुका है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ये डेटा आपको ध्यान नहीं रखना है, डेटा आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 2 हेल्थ से इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो। चर्चा की गई है ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो एक नई रिसर्च हुई है, नई रिसर्च के तहत पता ये चला है कि एक ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड स्ट्रेन पाया गया है, मतलब एक खतरा देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। देखो यार, इस पे मत जाया करो 2 और 3, मैं इसको चेंज करना भूल जाता हूँ सच में, लेकिन ये यहाँ पे हेडिंग करेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको चेंज करना भूल जाता हूँ, लेकिन हेडिंग बिल्कुल करेक्ट डली रहती है, तो उस पर मत जाया करो, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट मैंने देखा था कि सर आप जीएस पेपर गलत लिख देते हो, नीचे वो जो सब्जेक्ट है वो गलत लिख देते हो। तो यहाँ पर मुझे पता है मुझसे वो मिस्टेक हो जाती है, मैं उसको चेंज करना भूल जाता हूँ, नीचे बस खाली वो लिख देता हूँ सिलेबस का आपका कहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन मैं करेक्ट देता हूँ आपको, ठीक है, बोलते वक्त। तो इशू क्या है, इशू यहाँ पर यह है कि एक बैक्टीरिया जो कि टाइफाइड फीवर को क्रिएट करता है, यानी टाइफाइड वाला बुखार यहाँ पर होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। इसी का एक नया बैक्टीरिया पाया गया, एक नया स्ट्रेन पाया गया है, और वो स्ट्रेन बहुत खतरनाक है। क्योंकि अभी तक क्या है, मान लो किसी को टाइफाइड का बुखार हुआ, उसको एंटीबायोटिक खिला दो, एंटीबायोटिक खिलाने के बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेन पाया गया कि आप कितनी ही दवाई खिला लो, वो यहाँ पर दवाई से ठीक ही नहीं होगा। वही स्ट्रेन है बेसिकली क्या, वही सी स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड स्ट्रेन, यानी कि उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं होगा।
अब जब हम लोग टाइफाइड के बुखार के बारे में चर्चा करते हैं तो टाइफाइड की बुखार की वजह से लगभग 11 मिलियन के आसपास इन्फेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हर साल 1 लाख लोग की जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड की वजह से। और पता है सबसे ज़्यादा जान कहाँ पे जाती है? इस टाइफाइड का सबसे बड़ा बर्डन आपको पूरे साउथ एशिया में देखने को मिलेगा, इंडिया भी वहाँ पे हिस्सा बन जाता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक फीवर है और ख़तरनाक जानलेवा फीवर बन जाता है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोवर टाइफी, ये इसका नाम है, या फिर सल्मोना टाइफी के नाम से जान सकते हो। ये एक बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। और ये टाइफाइड इंसानों में से इंसानों में फैल जाता है। जैसे कोई यहाँ पर गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी, दूषित पानी पी लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर टाइफाइड फैल जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो ट्रीटमेंट ना होने के बाद आप कह सकते हो इंसान की जान भी चली जाती है। और ये टाइफाइड फैलता भी रहता है, एक दूसरे में यहाँ पर ये फैलाता भी रहता है। खासकर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, यानी जो भी ट्रैवलर्स आपको देखने को मिलेंगे उनको अंदर बहुत जल्दी ये टाइफाइड पकड़ लेता है। मान लो कोई बाहर का व्यक्ति एशिया के अंदर आया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका गया, कैरिबियन कंट्रीज़ गया, सेंट्रल साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट गया, तो इन देशों में यहाँ पर टाइफाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे उस ट्रैवलर को, उस व्यक्ति को टाइफाइड होने के काफ़ी सारे चांसेस देखने को मिल जाते हैं। टाइफाइड के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स और साइंस की बात करें तो यहाँ पे मतलब कह सकते हो अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, थकान होना, उसके बाद में यहाँ पर मतलब सही ना लगना, बॉडी के अंदर हरारत होना, प्लस उसके बाद हमारा जो थ्रोट है उसके अंदर दर्द होना, कफ होना, सर में दर्द होना, ये सारे लक्षण हैं हमारे टाइफाइड के। टाइफाइड को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, रोका कैसे जाता है? तो टाइफाइड के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर एक कैप्सूल आपको देखने को मिल जाता है, एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, यानी कुछ ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है प्लस कुछ एडल्ट्स हो गए तो उनके लिए यहाँ पर एक कैप्सूल देखने को मिल जाता है, एटेन्यूएटेड कैप्सूल। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पर एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी, एक पर्सन को दी जाती है, तो उसके थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये टाइफाइड है वो रुक सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख पाओगे टाइफाइड को लेकर जो वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इफेक्टिव नहीं, लेकिन 50 से 80% के आसपास इफेक्टिव है, इतना तो आपको बचा सकती है। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें तो टाइफाइड फीवर के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइफाइड एक बैक्टीरिया से हो रहा है। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे टाइफाइड के स्ट्रेन क्रिएट हो जाते हैं जिस पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे बोला जा रहा है साल 2000 से अगर हम लोग देखें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड लगातार कम हुआ है बांग्लादेश, इंडिया के अंदर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड का मतलब यह है कि आप कितना ही दवाइयाँ खा रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी टाइफाइड ठीक नहीं हो पा रहा है। ये कम हुआ है बहुत सारे देशों में, पाकिस्तान में बढ़ा भले ही, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे देशों में कम हुआ था। यहाँ पे जो नया प्रकार का ये जो आपको मल्टी ड्रग टाइफाइड देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग XDR टाइफाइड बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रेन से बहुत खतरनाक है। इसमें अजीथ्रोमाइसिन और इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स है वो भी यहाँ पर काम करती हुई नहीं नज़र आती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है, ऐसे यहाँ पर स्टडीज़ के अंदर पब्लिश किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, GS पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। अब क्यों, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। GS पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आपके करंट अफेयर का। इशू क्या है, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी के थ्रू, जिसको सेस्टेप के नाम से जानते हैं। इसने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी 2018 के अंदर और बताया कि जो MSME है, यानी छोटे छोटे बिजनेसेस जो देखने को मिलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लोग यहाँ पर लगभग 110 मिलियन टन तक का पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। इतना सारा पोल्यूशन प्रोड्यूस किया इन्होंने, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब MSME लगातार ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है पोल्यूशन कर रही हैं, तो इस पोल्यूशन को कम करना चाहिए। अब इस पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑब्वियस ही बात है इस MSME सेक्टर को यहाँ पे थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और वही पैसा हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस आएगा इनके पास में तो ये पोल्यूशन थोड़ा सा कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे MSME को ज़रूरत है पोल्यूशन को कम करना, क्योंकि भारत पहले शपथ ले चुका है, कमिटमेंट कर चुका है। COP26 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर साल 2021 में, भारत वहाँ पे कमिटमेंट करके आया है कि हम लोग 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ बनेंगे, पोल्यूशन को कम से कम करेंगे।
ये हमारा फोकस है। प्लस 2030 तक हम लोग 50% की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आएंगे, मतलब कि सूर्य की एनर्जी जनरेट करेंगे, उसके बाद विंड एनर्जी से हम लोग एनर्जी को जनरेट करेंगे, जो मतलब कोयले से करंट टाइम पर हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं। तो इन टारगेट्स को अचीव करना है तो एमएसएमई को भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई भी लगातार पोल्यूशन पैदा कर रही है, तो उस पोल्यूशन को रोकना होगा, ये यहाँ पर फोकस किया जाए। अब उस पोल्यूशन को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग एक डेटा देखें तो बोला यह जाता है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैं ये लगभग 13% के आसपास कोयला, जो लिग्नाइट कोयला है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर को ज़रूरत है एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, और नई टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। और इसके लिए ट्रेडिशनल फंड्स की इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, ट्रेडिशनल फंड की यहाँ पर ज़रूरत है। और ट्रेडिशनल फंड ही केवल नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी हमें क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है। खासकर एमएसएमई सेक्टर को क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता देखने को मिल जाती है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? तो क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली एक पैसा, मनी देखने को मिलेगा जो कि पे किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू। लास्ट में ईडी लिखा है और इसमें आईएनजी लिखा है। होता क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपने आप पे खूब सारा पोल्यूशन कर चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए? पैसा देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ को पैसा दें, और पैसा दें ताकि ये जो कंट्रीज़ है वो अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कम कर सकें। इसी को हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस इज़ अ मनी पेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्री, ताकि डेवलपिंग कंट्री की मदद हो सके और वो उस एमिशन को कम कर सकें, कुछ अच्छे स्टेप उठा सकें, और हम लोग पोल्यूशन को कम करते हुए जो क्लाइमेट चेंजेस को हम लोग रोक सकें, ठीक है ना। तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, समझ में आ गया आपको। ये कई सारे दरवाजे खोल देगा, इससे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगी जिससे कि पोल्यूशन कम हो। तो ये काम करना पड़ेगा हमें करंट टाइम पर। तो एमएसएमई को इस क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। प्लस यहाँ पे एमएसएमई आज के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। वो क्या क्या चैलेंज है? सबसे बड़ी बात देखो, जो क्लाइमेट फाइनेंस की जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम सा रह गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ये क्लाइमेट फाइनेंस उनके पास में आ ही नहीं पाता है, ठीक है। एक ड्रीम सही है उनके लिए, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। दूसरा यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि देखो बहुत सारे स्मॉल माइक्रो बिजनेसेस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ये लोग यहाँ पर बोलते हैं कि देखो हमारे अंदर अभी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिटेलिंग चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर चाहिए होता है। अगर आप लोग को एक क्लाइमेट फंड्स चाहिए तो इसके लिए पूरा डिटेल प्रोजेक्ट, एनर्जी, एमिशन, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। तो उन्होंने बोला यार इतनी बस की बात नहीं है कि इस चीज़ को हम लोग जनरेट कर सकें और उसके बाद में क्लाइमेट फ़ंड की हम लोग मांग कर सकें। तो क्लाइमेट फ़ंड के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया, ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए हो कि चैलेंजेस भी क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क चर्चा में है। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क क्या है, इसकी लोकेशन वगैरह क्या है, या मैं आपको समझाता हूँ, देख पाओगे द हिंदू के अंदर इसको लेकर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहली बात, पूरे दुनिया के अंदर, ध्यान से सुनना, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क ये देखने को मिलता है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये पार्क किस पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली बात है, तैर रहा है तो किसी न किसी झील पर लोकेटेड होगा। तो लोकटेक यहाँ पर आपको लेक देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ये लोकेटेड है। इस केबुल नेशनल पार्क के अंदर आपको ब्रो एंटलर डियर देखने को मिलता है, जिसको हम संगाई के नाम से भी जानते हैं। ये वाला हिरण आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये हिरण बेसिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर मणिपुर में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये नेशनल पार्क ही आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये डियर अभी आपको सिर्फ इस वाले नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, क्योंकि 1950 में ही यहाँ पे ये डियर हमारे देश से ख़त्म हो चुका था, लेकिन मणिपुर में वापस से पाया गया। तब से ही हम लोग देख पा रहे हैं मणिपुर के अंदर उसके अलावा कहीं पर भी ये वाला डियर पाया नहीं जाता, ठीक है ना। अब लोकतक लेक के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो लोकतक लेक बेसिकली यहाँ पर अपने आप में एक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक शुद्ध पानी का ये पूरा झील देखने को मिलेगा। इसके ऊपर प्लुमदिस जो है वो यहाँ पर फ्लोट करती है।
फुमदिस यहाँ पर क्या है, एक वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी वगैरह आप देख पाओगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि यहाँ पर तैर रहा है, ये यहाँ पर फुमदिस कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसके बारे में। ये आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से, ये केबुल नेशनल पार्क का नज़ारा है, ये यहाँ पर फुमदिस आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, अब बात करते हैं ये जो लेक है, ये काफ़ी पुरानी लेक आपको देखने को मिल जाती है, लंबे समय से मणिपुर की इकोनॉमी के अंदर एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। प्लस यहाँ पे एक ये इंटरनेशनल वेटलैंड है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पोर्टेंस मिला हुआ है। प्लस मैंने आपको बताया इस वाले नेशनल पार्क में ब्रो एंटलर डियर पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौती जगह पर पाया जाता है, वो सिर्फ यही जगह है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसका नाम क्या, इसको सांगाई के नाम से भी जानते हैं, ब्रो एंटलर डियर के नाम से भी जानते हैं, डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है र्यूसेर्वस एल्डी। उसके बाद ये जो ब्रो एंटलर डियर है या फिर सांगाई है, ये बेसिकली मणिपुर का स्टेट एनिमल है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पता चल चुकी है। प्लस ये जो एनिमल का कलर आपको देखने को मिलता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा विंटर के मंथ्स में। प्लस यहाँ पे समर के मंथ में थोड़ा सा शेड जो है वो लाइटर कलर का हो जाता है। उसके बाद ये वाला जानवर आपको कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एक समय पर बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत ज़्यादा कम इसकी प्रजाति हो चुकी है। प्लस इसके हैबिटेट के बारे में चर्चा करें तो श्रब लैंड, ग्रास लैंड, जो घास वाली एरिया देखने को मिलता है वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। ये इंडिया के अंदर आपको ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के जो लोकतक लेक है वहीं पर देखने को मिलता है। घासें वगैरह ये कंज्यूम करता है, घास खाता है। खतरा क्या है, खतरा ये है कि इसकी हंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसका काफ़ी शिकार किया गया है और करेंट टाइम पर भी शिकार ने ही इसकी पॉपुलेशन को कम किया है। ठीक है ना, ये इसको एक सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में चर्चा करें तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब खतरे में है, इसको नहीं बचाएगा तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। साइट्स कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 के अंदर डाल रखा है। अपेंडिक्स 1 में डालने का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका व्यापार नहीं किया जाएगा। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इसको डाल रखा है। शेड्यूल 1 के अंदर डालने का मतलब यह है कि इसको रेगुलरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इसको पूरी तरह से बचाया जाएगा। अगर कोई इसकी हंटिंग करता है, कोई इसका शिकार करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। ठीक है ना, आगे आते हैं। अच्छा, तो ये यहीं तक हमारी कहानी थी, यही सारे आर्टिकल थे। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। काफ़ी कुछ आज हमने डिस्कस किया है, काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है आज साउंड की थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि माइक नहीं था, दूसरा माइक लगाना पड़ा है। अब वो माइक सही होगा तो उसके बाद यहाँ पे उस माइक को इंक्लूड किया जाएगा, बट देखते हैं यहाँ पर। फिर भी मुझे लगता है कि साउंड की प्रॉब्लम होगी। आई होप क्लियर साउंड आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।